हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग फलन वाले टॉपिक पे जो आधारित आपका प्रश्नावली है 1.2 उसको सॉल्व करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने फलन के बारे में पढ़ा और फलन के प्रकार को पढ़ा, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि फलन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है एकैकी फलन और दूसरा क्या है, आच्छादक फलन। तो एकैकी फलन, आच्छादक फलन क्या होता है, इन पे आधारित अब जो प्रश्नावली है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और आपको ये भी बताया गया कि हम कैसे पहचानेंगे कोई फलन एकैकी है और कौन सा फलन आच्छादक है, कैसे पहचानेंगे, ये सारी बातें हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं। और जो भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर वो इसके बेसिक चीज़ को नहीं जानते हैं या इसके कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाए तो इसके पिछले वाले वीडियो को ज़रूर देखें। वहाँ से आप उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के बाद ही इस वीडियो को देखें, जिससे कि इसके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है उसको आसानी से समझ सकें और लगा सकें। तो चलिए हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, इसमें दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि f(x = 1/x) द्वारा परिभाषित फलन f सदैव r स्टार टू r स्टार एकैकी तथा आच्छादक है। आपको ये जो फलन दिया गया है f(x = 1/x), इसको सिद्ध करना है कि यह एकैकी है और आच्छादक है। इसमें आपका प्रांत और सप्रांत क्या दिया है, r मतलब होता है वास्तविक संख्या का समुच्चय। यहाँ पे r डैश दिया है, r डैश का मतलब यहाँ पे लिखा है कि r डैश आपका ऋणोत्तर वास्तविक संख्या का समुच्चय है। ऋणोत्तर का मतलब होता है कि ऋण से इतर, ऋण से अलग, अर्थात धनात्मक वास्तविक संख्या का समुच्चय दिया गया है। तो आप देखो, यदि हम यहाँ पे मैप इसका बनाते हैं, तीर आरेख बनाते हैं, तो ये भी आपका धनात्मक वास्तविक संख्या समुच्चय है, ये भी धनात्मक वास्तविक संख्या समुच्चय है। तो अगर इसमें धनात्मक वास्तविक संख्या हम लेते हैं तो आप वास्तविक संख्या में जानते हैं कि पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, दशमलव, भिन्न, ऋणात्मक, धनात्मक, परिमेय, अपरिमेय सभी संख्या होती हैं। तो इसमें आप केवल काल्पनिक संख्या छोड़ करके बाकी सभी धनात्मक संख्याएं आप ले सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से अनंत संख्या होंगी। इसमें भी वही होगा कि आपका जो समुच्चय, इसका जिस समुच्चय, इस समुच्चय में जो अवयव होंगे वही अवयव इसमें भी होंगे। तो ये सारे अवयव आपके दोनों समुच्चय में सेम होंगे। अब इसमें देखिए किस अवयव का क्या प्रतिबिंब बन रहा है। ये आपका जो प्रतिबिंब है समुच्चय है, ये प्रांत का है। तो प्रांत का मतलब x की वैल्यू हम रखते हैं तो y की वैल्यू मिलती है। जो x का वैल्यू रखते हैं वो आपका प्रांत का अवयव होता है, जो y की वैल्यू प्राप्त होती है वो आपका सहप्रांत का अवयव होता है। अगर हम यहाँ पे x = 1 रखें तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, 1/1 अर्थात 1 के साथ बनेगा। अगर हम यहाँ पे 2 रखें, अगर 2 रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, 1/2 बनेगा। अगर 1/2 रखें तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, 2 बनेगा। अगर √2 रखे तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, 1/√2 कहीं पर रहेगा। 1/√2 तो इसमें होगा ही, क्योंकि धनात्मक वास्तविक संख्या है तो सारी संख्या आपको मिलेंगी। तो आप यहाँ पे आसानी से ये समझ सकते हैं, देख ही रहे हैं कि इधर के एक अवयव का इधर के एक अवयव के साथ प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये आपका कैसा फलन दिख रहा है, एकैकी फलन दिख रहा है। आप 3-4 अवयव ही रखे हैं, बाकी और भी अवयव रख के आप चेक कर सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब एक अवयव का एक ही बनेगा। ठीक, तो इस बात को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ हम लिख लेंगे कि मान लीजिए, माना x1 x2 बिलोंग्स टू r स्टार के लिए f(x1 = f(x2)। आपको ये बताया गया था जब एकैकी को परिभाषित किया गया था, तो वहाँ पे ये दिखाया गया था कि दो अवयव यदि x1 और x2 हम माने प्रांत के अवयव को, तो यदि f(x1 = f(x2) मिलता है तो उसको हल करने के बाद यदि हमें x1 = x2 मिल जाए तो हम कहते हैं कि वो फलन कैसा है, एकैकी है। अब इसमें f(x1) का मान क्या होगा, यदि आपका f(x = 1/x) है तो f(x1) क्या होगा, 1/x1 हो जाएगा, और f(x2) क्या होगा, 1/x2 हो जाएगा। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसका इधर गुणा इसका इधर गुणा, तो x1 = x2 आपका मिल जाएगा। यदि आप f(x1 = f(x2) रखें और उसके बाद x1 = x2 मिल जाए तो हम कह सकते हैं कि यह फलन कैसा है, एकैकी फलन है। कैसा है, एकैकी है। क्लियर। अब एकैकी आप सिद्ध कैसे कर सकते हैं, आप जानते ही हैं कि आप मैप बनाइए। आप मैप से भी लिख सकते हैं कि चूँकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत के भिन्न भिन्न अवयव के साथ प्रतिबिंब है, अतः यह एकैकी फलन है। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं और गणितीय रूप में आपको ऐसे ही सॉल्व करना है और लिखना भी है। ठीक, तो हम देखते हैं इसका आच्छादक फलन पहचानते हैं कि आच्छादक है कि नहीं है। आच्छादक के लिए देखिए आपको क्या करना होगा, आपको बताया गया था कि आच्छादक फलन कैसे हम सिद्ध करेंगे। यहाँ पे देखिए f(x = क्या है, 1/x है। तो f(x) को आप y के बराबर लिख सकते हैं। जब हम इसको y के बराबर लिख देंगे तो 1/x हो जाएगा। तो x बराबर क्या मिलेगा, 1/y। तो क्या आप ये देख के बता सकते हैं कि x = 1/y, अर्थात y में प्रत्येक अवयव, कोई भी अवयव लिया जाए तो उसके लिए 1/y = x जो है, x में कोई अवयव होगा कि नहीं होगा। तो आप ये रख सकते हैं, क्योंकि
वाई, प्रत्येक वाई बिलोंग्स टू वाई के लिए यक्स में कोई अवयव, वाई में कोई अवयव यक्स का अस्तित्व है, यक्स करो एफ एक्स बराबर है 1/x, तो यक्स के स्थान क्या लिख सकते हैं 1/y, तो ये हमको क्या मिल गया है एफ एक्स इक्वल टू वाई। जब एफ एक्स बराबर वाई मिल जाएगा तो हम लिख सकते हैं अतः यह फलन कैसा है, आच्छादक है। क्लियर। जब आपको एफ एक्स बराबर वाई मिल जाएगा तो आप लिख देंगे कि यह फलन कैसा है, आच्छादक फलन है। आप यहाँ पे मैप से समझो कि इसमें 5 है, तो 5 क्या इसके किसी अवयव का प्रतिबिंब होगा किसका होगा 1/5 का प्रतिबिंब, क्या 1/5 इसमें होगा ही जरूर। करणिम 2 किस इसका प्रतिबिंब होगा इसमें किसी अवयव का, 1/करणिम 2 इसमें रहेगा तो उसका प्रतिबिंब जो है करणिम 2 होगा। मतलब सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब जो है प्रांत में रहेगा, इसलिए यह फलन कैसा है, आच्छादक फलन है। और यहाँ से आप कह सकते हैं एकाकी है। क्लियर। इसमें देखो एक क्वेश्चन और दिया है, यदि प्रांत आर स्टार को n से बदल दिया जाए जबकि सहप्रांत पूर्वत रहे तो क्या यह परिणाम सत्य रहेगा। अब देखो इसमें 2 क्वेश्चन बन गया है। यदि आपका एफ एक्स बराबर 1/x रहे और एफ सच दैट आर डैश को क्या बना दिया जाए n और सहप्रांत वही रहे, तो क्या ये परिणाम यही रहेगा। परिणाम मतलब एकाकी और आच्छादक रहेगा कि नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखो मैं बना के समझा देता हूँ। अब ये देखो जो प्रांत है ये आपका प्राकृतिक संख्या का समुच्चय हो गया। तो प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं 1 से लेकर अनंत तक रहेगा, और आर स्टार आप समझ रहे हैं कि इसमें धनात्मक वास्तविक संख्या रहेंगे, तो √2 3/5 ऐसे सभी संख्या रहेंगी। तो यहाँ पे देखो अगर हम 1 रखेंगे तो 1 का प्रतिबिंब 1/x में 1 के साथ बनेगा, 2 रहेगा तो 1/2 बनेगा, 3 रहेगा तो 1/3 बनेगा। अच्छा क्या 2 इसके किसी अवयव का प्रतिबिंब हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो आप यहाँ पे देखो इन सबका तो एक एक अवयव का एक एक प्रतिबिंब बन रहा है, तो यह एकाकी है। लेकिन 2 ये इसमें जो सहप्रांत का अवयव 2 है ये प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, तो आप ये कह सकते हैं कि यह आपका फलन एकाकी तो है लेकिन आच्छादक नहीं है। क्लियर। तो आप इसको लिख दीजिए, चूंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में भिन्न भिन्न प्रतिबिंब है, इसलिए यह एकाकी है। क्लियर। और क्योंकि सहप्रांत में 2 जो है, सहप्रांत में जो 2 3 ऐसी संख्या मिलेगी, 2 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं है। क्लियर। जब सहप्रांत का कोई भी अवयव छूट जाए या सहप्रांत का कोई भी अवयव ऐसा मिले जो प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब न रहे, तो आप कह देंगे कि यह आपका आच्छादक फलन नहीं है। क्लियर। तो जब इसको n बना दिया जाएगा तो एकाकी रहेगा लेकिन आच्छादक नहीं रहेगा, तो जब ये वास्तविक संख्या आर स्टार रहेगा तो एकाकी भी है आच्छादक भी है। क्लियर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए आपके दिया गया है कि एकाकी और आच्छादक फलन की जांच कीजिए, कौन सा फलन एकाकी आच्छादक में कौन है कौन नहीं है। तो इसमें देखिए 5 क्वेश्चन आपके दिए गए, सभी क्वेश्चन एक ही है, बस इसमें आपका प्रांत और सहप्रांत थोड़ा सा अलग कर दिया गया है। तो इसमें आप पहचानेंगे कि एकाकी है आच्छादक है, दोनों में कौन है कौन नहीं है। क्लियर। चलिए तो पहला हम देखते हैं एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जहाँ पे परिभाषित फलन एफ सच दैट n to n है। देखिए एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और इसका प्रांत सहप्रांत क्या है, वो वास्तविक संख्या का समुच्चय है। क्लियर। अब देखो यदि इसका प्रांत भी वास्तविक प्राकृतिक संख्या है और सहप्रांत भी वास्तविक संख्या है, तो 1 2 3 से लेके स्टार्ट होगा पूरा अनंत तक जाएगा, इधर भी 1 2 3 4 से लेके इन्फिनिटी तक रहेगा। क्लियर। अगर आप देखो x बराबर 1 रखो तो 1 का स्क्वायर क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। 2 रखो 2 का स्क्वायर 4 मिलेगा। 3 रखो 3 का स्क्वायर 9 मिलेगा। 4 रखेंगे 16 मिलेगा। तो आप देखो इसके मैपिंग से आप देख के समझ सकते हैं कि इधर के एक अवयव का इधर के एक अवयव के साथ प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये आपका एकाकी फलन है। ठीक। और दूसरी बात, क्या 2 इसके किसी अवयव का प्रतिबिंब हो सकता है, मतलब 2 जो है इनमें किसी अवयव का स्क्वायर किया जाए तो 2 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आप कहेंगे कि ये सभी अवयव इसके किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं है। क्लियर। तो इस बात को हम लिखेंगे ऐसे, तो आप मान लेंगे
माना x1 x2 बिलोंग्स टू n के लिए एफ x1 बराबर एफ x2। ठीक, तो एफ x1 क्या होगा, एफ x बराबर एक्स स्क्वायर है, तो ये x1 स्क्वायर, ये x2 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो x1 x2 स्क्वायर, आप ऐसी दो संख्या लीजिए जिनका वर्ग करने पे बराबर ही मिले। तो इनमें से कोई ऐसी दो संख्या लीजिए जिनका वर्ग करने बराबर आए। जैसे 2 ले रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4 आएगा, तो किसी और संख्या का स्क्वायर करने पे 4 आएगा नहीं आएगा, केवल 2 का ही स्क्वायर करने पे 4 आएगा। तो x1 स्क्वायर बराबर x2 स्क्वायर से आपको x1 बराबर x2 मिल सकता है। ये आपके दोनों बराबर रहेंगे, इसलिए आपका फलन क्या है, एक ही है। क्लियर। अब दूसरी बात, आच्छादक तो नहीं है, तो आप वहां पे देख सीधे सीधे लिख दीजिए, चूंकि सहप्रांत के अवयव, सहप्रांत के अवयव दो तीन, एक अवयव दिखा दीजिए बस, क्योंकि आपका आच्छादक फलन क्या कहता है कि सहप्रांत की प्रत्येक अवयव जो होते हैं वो प्रांत का किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। तो कोई एक अवयव दिखा दीजिए कि यह इसका कोई प्रतिबिंब नहीं बन रहा है, तो आप आच्छादक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे, चूंकि सहप्रांत के अवयव दो जो है प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं है। क्लियर। जब ये अवयव, इसमें किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 6 भी नहीं है, 7 भी नहीं है, तो इसका ये जब अवयव छूट जा रहा है तो ये आपका आच्छादक कहाँ होगा, तो ये आच्छादक नहीं है, एक ही रहेगा। क्लियर। अब ऐसे दूसरे क्वेश्चन देखो, इसमें देखो पूर्णांक संख्या, जेड का मतलब होता है इंटीजर, पूर्णांक संख्या। तो अब जो समुच्चय हमें लेना है वो पूर्णांक संख्या के समुच्चय लेना है। पूर्णांक संख्या के समुच्चय में आप देखेंगे कि एक ही हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसका देखो मैप मैं इधर बनाता हूँ दूसरे का। पूर्णांक संख्या में देखो प्लस भी रहेगा, माइनस भी रहेगा, और बस पूर्णांक ही रहेंगे। ठीक, इधर इन्फिनिटी तक, इधर माइनस इन्फिनिटी तक, इधर भी पूर्णांक रहेगा, 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक रहेंगे। ठीक है, मेरे बाद पूर्णांक संख्या, सॉरी ये आपका जेड है। तो अब अगर हम x बराबर यहाँ पे -1 रखें तो इसका वर्ग करने पे क्या मिलेगा, 1, तो -1 का 1 के साथ प्रतिबिंब बनेगा। अगर x बराबर 1 रखें तो इसका ही प्रतिबिंब इसके साथ बनेगा, 1 के साथ ही बनेगा। -2 रखें तो उसका प्रतिबिंब 4 के साथ, +2 रखें तो इसका प्रतिबिंब 4 के साथ बनेगा। तो अब इसके मैपिंग से आप देखिए क्या समझ में आ रहा है कि प्रांत के दो अवयव का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, दो अवयव का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है। तो क्या आप एक ही कह सकते हैं, एक ही नहीं कहेंगे। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, जब आप x1 बराबर f(x1) बराबर f(x2) रखेंगे तो यहाँ पे आप ये लिखिए, f(x1) क्या हो गया यहाँ पे, x1 का स्क्वायर बराबर x2 का स्क्वायर। तो क्या x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर बराबर होने पर x1 बराबर x2 होगा। देखो अगर हम -2 का वर्ग करें तब भी 4 आएगा, 2 का वर्ग करें तब भी 4 आएगा। तो ये इसका वर्ग और इसका वर्ग तो बराबर है, लेकिन क्या -2 और +2 बराबर है, नहीं बराबर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं x1 नॉट इक्वल टू x2, इसलिए यह एक ही नहीं है, एक ही फलन नहीं है। ठीक। और दूसरी बात आच्छादक के लिए, इसमें देखो अगर -1 की बात कही जाए तो -1 इसके किसी भी अवयव का प्रतिबिंब होगा, नहीं होगा, क्योंकि आप देखो स्क्वायर करने पे संख्या मिलना चाहिए, तो स्क्वायर करने पे सब प्लस ही आएगा, माइनस वाला अवयव होगा नहीं, किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, क्योंकि सहप्रांत में ऋणात्मक संख्याएं प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं। तो आपका ये जो दूसरा फलन है, ना तो एक ही है ना आच्छादक है। क्लियर बात। ऐसे अब देखो तीसरे में सेम वही क्वेश्चन है, x², बस इसका प्रांत परिसर अब वास्तविक संख्या समुच्चय दे दिया है। तो वास्तविक संख्या समुच्चय में प्लस माइनस, दशमलव, भिन्न, रूट या परमेय सभी संख्या रहती है, बस काल्पनिक संख्या छोड़ के। तो जब यहाँ पे स्क्वायर किया जाएगा तो उसका देखो प्रतिबिंब बनता है कि नहीं बनता है, 1 से ज़्यादा बनेगा, 1 से कम बनेगा। तो मैं केवल मैप बना दे रहा हूँ, आप इसको लिखिएगा। देखो दो आप प्रतिबिंब के लिए समुच्चय रखो, ये भी आ रहे, ये भी आ रहे, इसमें भी ऋण संख्या रहेंगी और
परिमेय संख्या भी रहेगी, 1 2 3 4 सारी संख्या आएंगी, 3 4 1 बटे तो सभी संख्या रहेंगी। तो अगर हम -1 रखें तो -1 का जो प्रतिबिंब होगा किसके साथ बनेगा, +1 के साथ बनेगा, क्योंकि x स्क्वायर है। तो -1 रखेंगे तब भी +1 आएगा, +1 रखेंगे तब भी +1 आएगा, -2 रखे तब भी +4 आएगा, +2 रखे तब भी 4 आएगा। समझ रहे हैं? तो क्या एक ही दिख रहा है? एक ही नहीं है, क्योंकि एक से अधिक अवयव का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये एक ही नहीं है। अब आच्छादक देखो, ये स्क्वायर है तो ये समझ लीजिए कि हमेशा वर्ग करने प्लस ही आएगा, तो इधर जो ऋणात्मक संख्याएं हैं, ऋण संख्याएं हैं, वो सभी छूट जाएंगे कि उसका कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं होगा। तो आप लिख देंगे क्योंकि सहप्रांत में ऋणात्मक संख्याएं प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए यह आच्छादक फलन नहीं है। तो आप इसको कहेंगे ना तो एक ही है ना ही आच्छादक है। क्लियर? तो इसमें एक भी नहीं है, इसमें भी एक भी नहीं, इसमें तो एक था, एक ही था, लेकिन आच्छादक नहीं था। क्लियर? अब आते हैं f(x = x³ में। ऐसे ही x³ की बातें हैं। चौथा क्वेश्चन दिया गया है कि f(x = x³, इसमें जो प्रांत सहप्रांत है वो प्राकृतिक संख्या का समुच्चय है। क्लियर? अब इसमें देखो, अगर हम मैपिंग करें तो वास्तविक संख्या के प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में आप जानते हैं कि केवल धनात्मक संख्या रहेंगी, 1 से अनंत तक रहेंगी। क्लियर? तो ये भी प्राकृतिक संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्या है। अगर x = 1 रखें, x = 1 रखेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 रखें तो 2 का क्यूब करेंगे 8 आएगा, 3 रखें 3 का क्यूब करेंगे 27 आएगा। इस प्रकार से आप देखो, एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो यहाँ पे एक ही है। तो यहाँ पे सीधा सीधा हम लिख देंगे x1 x2 बिलोंग्स टू n के लिए आप मान लेंगे कि f(x1) = f(x2), f(x) = x³ है, तो x1 क्या हो जाएगा, x1 का क्यूब और ये x2 का क्यूब। तो आप ये बताइए कि ये दो संख्याओं का क्यूब बराबर है, तो क्या वो दोनों संख्या बराबर होंगी? बराबर होंगी, क्योंकि यहाँ पे देखो, एक का क्यूब करने पे एक आया, तो कोई और ऐसी संख्या बताइए जिनका क्यूब करने पे एक आए, एक ही होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि x1 = x2, अतः यह एक ही है। क्लियर? अब आच्छादक की बात करें। आच्छादक के लिए क्या होता है कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 जो है इसके किसी अवयव का प्रतिबिंब है, नहीं है, 3 है, नहीं है, 4 है, नहीं है। तो आप लिख देंगे क्योंकि सहप्रांत में 2 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए यह आच्छादक नहीं है। क्लियर? तो आच्छादक आप ऐसे ही लिख दीजिए, आपका काम हो जाएगा कि एक ही आच्छादक। इसको ज़्यादा बड़े में नहीं करना, छोटे क्वेश्चन है, 1 2 नंबर में आएंगे, तो इसको आप आसानी से कर लेंगे। अब देखिए, दूसरा है x³ का, ये इसमें आपका प्रांत और सहप्रांत बदल दिया है, z कर दिया पूर्णांक संख्या। अच्छा, अगर z है तो प्लस माइनस दोनों रहेंगे, तो प्लस माइनस दोनों रहने पर देखो क्या होता है, ये माइनस आपका है, फिर प्लस रहेगा, और पूर्ण संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तो हमेशा पूर्णांक में इंटीजर में ही रहेगा, तो भिन्न में, दशमलव में, रूट में ऐसा तो होना नहीं चाहिए, तो इधर भी वही है। अब देखो, अगर x = -1 रखा जाए तो -1 का घात 3 करेंगे तो कितना आएगा, -1 ही आएगा। -2 रखा जाए तो इसका घात 3 करेंगे तो -8 आएगा। 0 रखेंगे 0 आएगा, 1 रखेंगे 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 8 आएगा। तो इस प्रकार से देखो, एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, इसमें भी माइनस का -7, प्लस का प्लस के साथ, तो एक अवयव का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये आपका कैसा फलन है, एक ही फलन है। इसको आप लिख लीजिएगा ऐसे सिद्ध करके। अब आच्छादक की बात देखिए, आच्छादक में क्या होना चाहिए कि इसके प्रत्येक अवयव जो होंगे, इनके किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब होना चाहिए। तो आप देख रहे हैं -2 इसके किसी अवयव का प्रतिबिंब होगा, अर्थात -2 इनके किसी भी अवयव का घन किया जाए तो -2 आएगा, नहीं आएगा, -3 आएगा, नहीं आएगा। तो आप लिख दीजिए चूंकि -2 जो है किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए आच्छादक फलन नहीं है। क्लियर? तो आप ये क्वेश्चन इसी तरीके से करके लिख लीजिए। पांचों क्वेश्चन सेम है, इन 5 में से आपको एक क्वेश्चन जरूर मिल जाता है बोर्ड के एग्जाम में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देखिए, दिया गया इसमें आपको फलन f(x = बॉक्स x), ये ब्रैकेट में आपका लिखा गया, इसको क्या पढ़ा जाता है, बॉक्स x द्वारा प्रदत्त महत्तम पूर्णांक फलन। एक ऐसा फलन है, महत्तम पूर्णांक फलन है, 11वीं क्लास में हम लोग पढ़े थे फलन के प्रकार में, तो एक प्रकार ये भी था महत्तम पूर्णांक फलन। f such that R2R ना तो एक ही है ना आच्छादक है, ये हमें सिद्ध करना है कि ये फलन ना तो एक ही है ना ही आच्छादक है। क्लियर?
थोड़ा सा मैं आपको इस फलन के बारे में बता दूं। आप यहाँ पे देखो लिखा भी गया है, क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि बॉक्स एक्स क्या होता है, एक्स से कम या उसके बराबर महत्तम पूर्णांक फलन। अर्थात जैसे इसमें लिख दिया जाए 3.2, तो इसका मान किसके बराबर होगा। तो आप देखो प्रश्न इसमें लिखा है कि एक्स से कम मतलब इससे कम हो या इसके बराबर हो, लेकिन कौन सा पूर्णांक लेना है, महत्तम पूर्णांक। तो आप देखो इससे कम अगर लिया जाए पूर्णांक, ये पूर्णांक है, पूर्णांक तो नहीं है। इससे कम वाला पूर्णांक कौन कौन होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0, ये सब पूर्णांक है। तो इसमें कौन सी लिया जाएगा, महत्तम पूर्णांक, अर्थात इसका मान कितना आएगा, 3 रहेगा। क्लियर। अगर 3.5 है तब भी इसका महत्तम पूर्णांक कौन रहेगा, 3 ही रहेगा, पूर्णांक 3। अगर ये 3 है तब भी इसका मान कितना रहेगा, 3 ही है। अगर 2.9 हो गया ये तब इसका पूर्णांक कौन रहेगा, तब 2 आ जाएगा। इस तरीके से ये महत्तम पूर्णांक फलन होता है। महत्तम पूर्णांक फलन थोड़ा सा केवल आपको समझना है, बाकी इसमें कुछ कठिन नहीं है कि ये क्या कैसा आ गया है, इसमें कुछ घबराने की बात नहीं है। तो इसमें आपको चेक करना है, चेक क्या इसमें सिद्ध करना है कि न एक ही है न आच्छादक है। तो आप देखो अगर आप इसका ग्राफ बनाए हैं तो इसमें अगर 1.2 रखो, वास्तविक संख्या है तो आप 1.2, 1.5, 1.6 और 2, 3, 5 ऐसे सब कुछ रख सकते हैं। वास्तविक संख्या तो दशमलव भिन्न परिमेय अपरिमेय सारी संख्या रहती है। इसमें भी देखो 1, 2, 3, 1.5, 2.8 ऐसी सारी संख्या रहेंगी। अगर हम x का मान 1.2 रखें तो 1.2 का महत्तम पूर्णांक फलन कौन होगा, 1 होगा। जैसे 1.2 का मान देखो कितना आएगा, बराबर 1 होगा। 1.5 का मान कितना आएगा, इसका मान 1 होगा, इसका मान 1 है, 1.6 का भी मान 1 है। तो क्या ये फलन एक ही दिख रहा है, एक ही नहीं है। तो हम इसे लिखेंगे कैसे, यहाँ पर लिख देंगे माना x1 x2 बिलोंग्स टू R के लिए f(x1) = f(x2)। अब देखो f(x) का मान ये है तो f(x1) क्या होगा, बॉक्स x1 हो गए और ये बॉक्स x2 हो गया। अगर दो संख्याओं का महत्तम पूर्णांक फलन बराबर है तो क्या दोनों संख्या बराबर होगी। जैसे यहीं पे देखो 1.2 और 1.1 1.5 इन दोनों का मान बराबर है, इसका भी मान 1 है, इसका भी मान 1 है, लेकिन 1.2 और 1.5 बराबर है क्या, वो बराबर नहीं है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, x1 ≠ x2, इसलिए यह फलन एक ही नहीं है, एक ही नहीं है। क्लियर। अब आच्छादक देखिए कैसे चेक करेंगे। 2 तो जो है इनके किसी अवयव का प्रतिबिंब बनेगा, 3 भी बनेगा, लेकिन जो 1.5 होगा क्या ये प्रतिबिंब बनेगा, किसी अवयव का नहीं बनेगा, क्योंकि ये पूर्णांक फलन है। ये जबकि पूर्णांक है नहीं तो पूर्णांक मिलेगा नहीं। तो आप लिख देंगे क्योंकि सहप्रांत में 1.5 प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए यह फलन आपका आच्छादक नहीं है। आई बात समझ में। आपको बस फलन के बारे में जानना है, फलन क्या है, कैसा है, महत्तम पूर्णांक फलन क्या होता है। इसको आप जानते रहेंगे तो क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे, नहीं जानते हैं तो इसी में समझने में दिक्कत होगा तो आप प्रश्न कर नहीं पाएंगे। तो आपको बात स्पष्ट हो गई होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इस चौथे क्वेश्चन में आपको मापांक फलन दिया है। मापांक फलन क्या होता है, आप मापांक मॉडुलस फंक्शन पढ़े हैं कि मापांक फलन क्या होता है कि जैसे मॉड x है तो इसका मान +x के बराबर होता है, और कब होता है, जब x का मान 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा। और दूसरा इसका मान -x के बराबर होता है कब, जब x का मान 0 से छोटा रहे अर्थात ऋणात्मक रहे। तो आप देखो इस फलन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि f(x) = mod x दिया है तो ये हम अलग अलग जब बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा कि x यदि x > 0 और ये -x होगा कब, जब x का मान 0 से छोटा होगा, और ये 0 रहेगा तो इसका मान 0 के बराबर रहेगा। क्लियर। अब इस फलन में चेक करना है कि f सच दैट R2R, ये आपका कैसा फलन है, ना तो एक ही है ना ही आच्छादक है, ना एक ही है ना ही आच्छादक है। चलिए तो हम मैं थोड़ा सा बनाते हैं फिर आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि एक ही आच्छादक है कि नहीं है। तो ये वास्तविक संख्या का समुच्चय है, तो इसमें आप ऋण भी रख सकते हैं, धन भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, प्लस माइनस परिमेय अपरिमेय सारी संख्या रख सकते हैं। तो ये आपका सारी संख्या हो गया वास्तविक संख्या के समुच्चय में। अब देखो अगर हम -1 रखें, मॉड x में -1 रखें, चाहे आप इसमें रखो, तो मॉड के अंदर अगर -1 रखें तो इसका मान कितना आएगा, 1 ही आएगा, तो इसका प्रतिबिंब 1 बनेगा। और अगर इसके अंदर 1 रखें तो इसका भी 1 मान आएगा, तो 1 का भी 1 प्रतिबिंब बनेगा। ऐसे -2 का 2 बनेगा, 2 का भी 2 बनेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इधर के 2 अवयव का 1 ही प्रतिबिंब बन रहा है। जब 2 अवयव का 1 ही प्रतिबिंब बन रहा है तो आपका एक ही नहीं हो सकता है। तो इसको हम लिखेंगे कैसे,
यहाँ पर लिख लेंगे माना x1 x2 बिलोंग्स टू R के लिए एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू। अच्छा, एफ एक्स बराबर आपका ये है तो एफ एक्स वन क्या होगा? इसमें दो कंडीशन अलग अलग आप बना सकते हैं, तो मैं एक ही कंडीशन बना कर दे रहा हूँ केवल मॉड एक्स लिख करके। तो ये क्या होगा? मॉड ऑफ एक्स वन और ये क्या होगा? मॉड ऑफ एक्स टू। तो क्या एक्स वन बराबर एक्स टू होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि आप देखो -1 का मॉड और 1 का मॉड दोनों तो बराबर है। इसका मान एक है, इसका मान एक है, ये तो बराबर है, लेकिन क्या ये संख्या बराबर है? ये बराबर नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू, इसलिए फलन जो है एक ही नहीं है। क्लियर? अब देखो एक ही तो आप ज्ञात कर लिए कि नहीं है। आच्छादक में क्या करना है? आच्छादक में आप जानते हैं कि सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का इसका पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए, प्रांत में पूर्व प्रतिबिंब होना चाहिए। लेकिन आप देखो ध्यान से, इसमें चाहे प्लस लो चाहे माइनस, आपके सहप्रांत के किस अवयव के साथ प्रतिबिंब बनेगा? धनात्मक अवयव के साथ, क्योंकि मॉड में कोई भी संख्या रखेंगे तो धन ही मिलेगा। तो आप मॉड के अंदर कोई ऐसी संख्या रखो कि -2 मिले या -1 मिले, आप यहाँ पे कुछ भी रखेंगे तो मॉड हटाने के बाद प्लस में ही मिलेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या अर्थात जो सहप्रांत है उसमें जो ऋणात्मक संख्या है वे जो है प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्योंकि सहप्रांत में ऋणात्मक संख्याएं प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए यह फलन आपका आच्छादक भी नहीं है। क्लियर बात? आप देख रहे हैं ये सब ऋण संख्या जो है किसी भी क्या मॉड में रखने के बाद ऋण तो नहीं मिलेगा, हमेशा धन ही मिलता है। तो ऋण संख्या किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं होगा, तो आप कहेंगे ना तो एक ही है ना ही आच्छादक है। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन देखिए, आपका चिन्ह फलन दिया है। अब देख रहे हैं जैसे जैसे क्वेश्चन आपका मिल रहा है वैसे वैसे फलन के प्रकार की चर्चाएं पूरी हो जा रही हैं, जो कि हम लोग 11th में ही पढ़ चुके हैं कि फलन के प्रकार में चिन्ह फलन, मापांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन, ऐसे सारे फलन पढ़े थे। तो यहाँ पे देखिए तीसरा क्वेश्चन आपका जो मिला है, पांचवा क्वेश्चन आपके चिन्ह फलन के रूप में मिला है। तो इसे सिद्ध करना है कि ना तो एक ही है ना ही आच्छादक है। तो चिन्ह फलन आप जानते हैं कि इसमें जो y का मान होता है, y अर्थात सहप्रांत का जो अवयव होता है वो निश्चित रहता है। जैसे इस फलन को आप देखो तो एफ एक्स इक्वल टू, इसमें देखो 3 फलन है, डिवाइड करके 3 बार दिया है कि इसका मान 1 होगा कब? जब x का मान आप 0 से बड़ा रखेंगे, अर्थात जब x बराबर 1 2 3 ऐसे ज़्यादा रखेंगे तो उसका मान 1 के बराबर आएगा, 0 रखेंगे 0 आएगा, 0 से छोटा रखेंगे तो हमेशा -1 आएगा। तो आप देखो इधर भी वास्तविक संख्या समुच्चय, इधर भी वास्तविक संख्या समुच्चय, तो ये भी -1 -2 1 2 3 0, मतलब सारे वास्तविक संख्या आप लिख सकते हैं। यहाँ भी आप वास्तविक संख्या समुच्चय लिखेंगे 2 1 0 -4 5 ऐसे। अब देखो इसका अगर हम प्रतिबिंब बनाते हैं, मैपिंग करते हैं, तो जब x का मान हम रखेंगे, x का मान अगर हम 0 से बड़ा रखें, 0 से बड़ा मतलब 1 रखें, x का मान 0 से बड़ा रखने पे एफ एक्स बराबर 1 आएगा, तो 1 रखेंगे तो 1 के साथ प्रतिबिंब। अगर 2 रखें तो यहाँ पे देखो 0 से बड़ा चाहे जो संख्या रखी सबके लिए एफ एक्स बराबर क्या है? 1 है। 2 रखने पर भी 1 आए, 3 रखने पर भी 1 आए। अगर x बराबर 0 रख रहे हैं तो 0 मिलेगा, और x का मान 0 से छोटा रखें तो -1 मिलेगा, मतलब 0 छोटा माने -1 रखेंगे तब भी -1 आएगा, -2 रखें तब भी -1 आएगा, -4 रखें तब भी -1 आएगा। तो आप इसके फिगर को ही देख के ये बता सकते हैं कि यह फलन एक ही नहीं है, क्योंकि इसमें केवल 3 अवयव ही ऐसे हैं जो प्रतिबिंब बन रहे हैं, और वही 3 अवयव सभी अवयव का प्रतिबिंब बनेगा। तो एक ही तो बिल्कुल नहीं है। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे कोई 2 अवयव x1 x2 बिलोंग्स टू R के लिए आप मान लेंगे एफ x1 बराबर एफ x2। ठीक, आप एफ x1 बराबर एफ x2 तो बराबर कह सकते हैं, क्योंकि आप 2 रखोगे तब भी इसका मान 2 आएगा, 3 रखेंगे तब भी इसका मान 2 आएगा, सॉरी 1 आएगा, 1 आएगा, क्योंकि देखो 0 से बड़ा रखने पे 1 आएगा, 4 रखेंगे तब भी 1 आएगा। लेकिन f2 बराबर भी 1, f3 बराबर भी 1, f2 और f3 बराबर है, ये दोनों बराबर हैं, लेकिन 2 और 3 भी बराबर है क्या? नहीं है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे कि x1 नॉट इक्वल टू x2, इसलिए यह एक ही नहीं है, एक ही नहीं है। या आप हिंदी में भी इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूंकि
2 और 3 4 5 सभी संख्याओं का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, अर्थात एक से अधिक अवयव का एक ही प्रतिबिंब बन रहा है, तो यह फलन एक ही नहीं है। आच्छादक सिद्ध करने के लिए देखिए, आप देखो इसमें -1 1 और 0 यही 3 अवयव ऐसे हैं जो प्रांत के सभी अवयव के साथ प्रतिबिंब बन जा रहे हैं। इसके अलावा और भी अवयव हैं जो किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है। तो जब सारे अवयव छूट जा रहे हैं तो ये फलन आच्छादक तो नहीं हो सकता है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, क्योंकि सहप्रांत में -1 1 और 0 के अतिरिक्त सभी अवयव प्रांत के किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, किसी भी अवयव का प्रतिबिंब नहीं है, इसलिए फलन आपका आच्छादक भी नहीं है, आच्छादक नहीं है। क्लियर। तो यह फलन आपका जो चिन्ह फलन है ना तो एकैकी है ना ही आच्छादक है। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन देखिए, एकदम इजी क्वेश्चन आपको दे दिया है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे दिया है कि दो समुच्चय a बराबर b बराबर दिया है और फलन यह बराबर दिया है, a से b में कोई फलन है, तो आपको ये सिद्ध करना है कि फलन एकैकी है। देखिए अगर इसका मैप बनाते हैं तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये आपका समुच्चय a हो गया, समुच्चय b हो गया। तो a में कितने अवयव हैं, 3 अवयव हैं। b में कितने हैं, 4 5 6 7। देखो अब जो f दिया है, f इक्वल टू 1 4 2 5 और 3 6। आप ये तो जानते हैं, संबंध में आप अवयव बनाए थे, तो क्रमितियों में जो मिला था उसमें क्रमितियों में आप कहते थे प्रथम समुच्चय का घटक है, प्रथम घटक है द्वितीय घटक, प्रथम समुच्चय के अवयव द्वितीय समुच्चय के अवयव। तो यहाँ पे 1 4 का मतलब 1 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ संबंध है, 3 का 6 के साथ। तो आप इस संबंध को, इस ग्राफ को देख के कह सकते हैं कि चूंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में केवल एक प्रतिबिंब है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे चूंकि प्रांत के प्रत्येक अवयव का सहप्रांत में अद्वितीय प्रतिबिंब है, इसलिए फलन कैसा है, एकैकी है। आप ग्राफ बना के बस 2 लाइन लिख दीजिए, आपका ये फलन एकैकी सिद्ध करके रख देंगे तो आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें और कुछ हल करना नहीं है। क्लियर। इसमें समुच्चय दिया है, फलन भी दिया है, बस आपको दिखाना है कि कैसे यह एकैकी है। क्लियर।